नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। आप देख रहे हैं वीएरएम टीवी। भारत में शादी को हमेशा से एक पवित्र बंधन माना गया है। शादी मतलब 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा। और ये मैं नहीं बल्कि हमारी इंडियन सोसाइटी कहती है। लेकिन शादी की चमक धमक और चकाचौंध के बीच अक्सर हम एक सवाल पर कभी भी ध्यान नहीं देते कि क्या होगा अगर ये 7 जन्मों का वादा 7 साल भी न टिके। क्या होगा अगर आगे जाके पति पत्नी के बीच कुछ अनबन हो जाए और वो अनबन तलाक तक पहुंच जाए, तब क्या परिस्थिति होगी। ये जो थॉट्स है वो काफी नेगेटिव है, लेकिन यकीन मानिए आज के इस जनरेशन में हमें इस पर ध्यान देने की और इस पर चर्चा करने की बेहद ज़रूरत है। हाल ही में पूरे देश ने अतुल सुभाष की दिल दहला देने वाली दास्तान सुनी, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा युवक जिसकी जिंदगी कानूनी लड़ाई और फर्जी आरोपों के बीच जलकर खत्म हो गई। ये जो कहानी है वो हमारे कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठाते हैं। लेकिन आज के हम इस शो में सिर्फ सवालों के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके जवाबों के बारे में भी बात करेंगे और हर एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सके कि आने वाले भविष्य में हमें अतुल सुभाष जैसे केसेस देखने को ना मिले। क्योंकि सिर्फ कैंडल मार्च निकालने से या ट्विटर पर #मेन2मूवमेंट ट्रेंड कराने से हमारे समाज में बदलाव नहीं आ सकता। और इसी के चलते आज हमारे साथ एडवोकेट अश्विनी देशमुख जी मौजूद हैं, जिनके साथ आज हम चर्चा करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। तो मैम का 21 साल का एक्सपीरियंस है, तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हमारे कानून व्यवस्था में क्या क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है और हम उस बदलाव को कैसे ला सकते हैं। तो मैम, सबसे पहले हमें ये बताइए कि अभी जैसे हमें केसेस देखने को मिले और हमारे भारतीय समाज में बहुत सदियों से ये स्टीरियोटाइप है कि मेन विल बी मेन या ऑल मेन्स आर डॉग्स। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो महिला सशक्तिकरण की जो पहल थी वो इसलिए शुरुआत की गई थी उसकी, ताकि जो महिलाएं हैं वो एम्पावर हो सके। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कुछ उल्टा हो रहा है और अब मेन एम्पावरमेंट की हमें ज़्यादा ज़रूरत देखने को मिल रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मेन मेन एम्पावरमेंट में ऐसा नहीं बोल सकते हम कि मेन एम्पावरमेंट की जरूरत है। बट जो लॉज है उसकी जो आप बात कर रहे हैं कि जो लॉज है वो लॉज पहले जैसे थे वैसे मतलब पहले जो सिचुएशन थी जब बने थे लॉज, तब की सिचुएशन अलग थी और अभी की सिचुएशन अलग थी। पहले जैसे था कि महिला इतने पढ़ी लिखी भी नहीं रहती थी और समाज के भी मतलब जैसे बहुत सारी जगह पे कि महिलाओं को दबा के रखना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो बहुत सारा था क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं रही थी। वो फैमिलीज में मेन पे मतलब पुरुष प्रधान संस्कृति है तो मेन पे डिपेंड थी। तो वो टाइम पे जो बने थे लॉज थे और वही लॉज अभी इम्प्लीमेंट मतलब अभी ये हो रहे हैं। तो मे बी ये वाले ऐसे केसेस हुए अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ वो। बट ऐसा हम नहीं बोल सकते कि सारे लॉज गलत है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि 100% सारी जो महिलाएं हैं कि सारे केसेस झूठे हैं। बट हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो रहा है कि वो जो लॉज महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए जो यूज किए मतलब जो बनाए गए थे उसका मिसयूज अभी हो रहा है। और अभी ऐसा भी होता है कि जब डिवोर्स तक की नौबत आती है तो चाहे गलती किसी की भी हो, पति की हो या पत्नी की हो, लेकिन जो भुगतान है वो हमेशा पति को करना पड़ता है। तो इस पर कुछ ऐसे लॉज नहीं होने चाहिए कि या तो कोर्ट ऐसा स्पेसिफाई करे कि तलाक किस वजह से हो रहा है और वो तलाक की वजह जानकर फिर आगे का डिस्कशन करें। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ हुआ नहीं है। जैसे अभी कोर्ट ने बोला है कि असेट्स एंड लायबिलिटीज का स्टेटमेंट देना है कि नेहा वर्सेस रजनी शेख जो केस था उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दोनों के भी असेट्स एंड लायबिलिटीज के स्टेटमेंट्स देने हैं। और फिर कोर्ट तय करेगा कि भाई कैसे कैसे उसको एलिमनी और वो कैसे डिसाइड करना है। उसमें शादी का ड्यूरेशन, बच्चे हैं नहीं है और दोनों की भी कितनी इनकम है, कितने असेट्स है, उस पे ऊपर क्या क्या लायबिलिटीज है, वो सारी चीजें कंसिडर होती है। ऐसा ऐसा नहीं है कि कोर्ट कुछ भी मतलब उस पर कुछ भी बदलाव नहीं आया है, बदलाव आ रहे हैं। बट वही है कि हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं, उसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट्स, ये जो इंसिडेंट्स हुआ है वो इस तरह से हुआ है। लेकिन हमेशा हमें ये देखने को मिला है कि जब भी महिलाएं कोई भी आरोप लगाती है किसी भी पुरुष के खिलाफ, तो कोर्ट अक्सर कोई भी ठोस सबूत के बिना
उसको यकीन मान लेती है, तो उस पर आप क्या नहीं कहेंगे? नहीं नहीं, यकीन डेफिनेटली नहीं मानती है। मतलब वो तो पूरा केस चलेगा, उसमें एविडेंस होता है, उसके बाद वो प्रूव होगा तो ही उसको सही मानते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दिक्कत मतलब अपने यहाँ के सिस्टम में यही है होता है कि भाई उसको जो कोर्ट में पेशी के लिए आना है, वकील हायर करना है, आना जाना है, वही उसके लिए सजा हो जाती है। ये डेफिनेटली होता है कि भाई मतलब सपोज आपको मेरे पे केस करना है तो आपने कर दिया, ठीक है, जब वो एविडेंस के स्टेज पे आएगा, आप वो प्रूव करेंगे, फिर क्रॉस होगा, वो सब होगा और प्रूव होगा, पर तब तक तो मुझे आना है ना, रेगुलर हियरिंग्स में रेगुलर आना है, वकील के भी फीस देनी है, कोर्ट में भी चक्कर काटने हैं, या पुलिस केस किया तो पुलिस स्टेशन में भी जाना है, वही उसके लिए सजा है। मतलब ये जो प्रोसीजर लंबी है ना, वही सजा जैसा हो रहा है। बिकॉज कोई भी केसेस से 2-3 साल कम से कम चलते हैं, तो उतने दिनों तक कोर्ट में मतलब तारीखों में जाना वही सजा होती है। तारीखें में जाना, या वकील की फीस भी देना है, या वो अगर यहाँ पे नहीं है, उसकी वाइफ मतलब दूसरे स्टेट में है, वो दूसरे स्टेट में है, तो जाने आने के लिए खर्चा करना है, फिर उसको छुट्टी लगाना है, ये जो प्रोसीजर है वही एक सजा जैसा हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने भी आपके ऊपर कोई भी आरोप लगा दिए तो वो सही है, मतलब कोर्ट उसको सही मानती है, ऐसा है ही नहीं। मतलब इनफैक्ट हमारा जो कानून है ये इतनी प्रोसीजर लंबी क्यों है, बिकॉज हमारा जो कानून है उसमें यही कहना है कोई भी आदमी तब तक दोषी नहीं है, कोई भी आरोपी, इसको आरोपी ही बोला जाता है, उसको ऐसा नहीं बोला जाता है कि भाई ये क्रिमिनल है या गुनहगार है, ऐसा नहीं, आरोपी बोला जाता है। बिकॉज उस पर एक आरोप है, इसीलिए वो आरोपी है। जब तक वो प्रूव नहीं होता है तब तक वो आरोपी होता है, उसके आरोप है उसके ऊपर, कि वो गुनहगार है ऐसा नहीं बोलते हैं। कोर्ट में भी आप देखिए कि किसी को भी आरोपी बोला जाता है, एक्यूज्ड, तो वो है। बट वही है कि भाई जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर लंबी है, और उनको कोर्ट में आना जाना और वो सब में वही सजा हो जाती है। बट हमारे भारतीय समाज में ये अक्सर देखा गया है कि पुरुषों को कटघरे में खड़ा होना पड़ता है जब भी बात मतलब ऐसे, हाँ मैं ये मानती हूँ कि ऐसे कई केसेस है जहाँ पे पुरुषों की गलती होती है, कि डोमेस्टिक वायलेंस के जब हमें केसेस देखने को मिलते हैं। बट अभी जहाँ तक मेरा विचार है, ऐसा कई बार भी हुआ है कि महिलाओं ने इसका मिसयूज़ किया है, कि डोमेस्टिक वायलेंस का वो केस लगा रही हैं पुरुषों के खिलाफ, भले उन्होंने कुछ किया हो ना किया हो। तो ये कानून कैसे तय करती है फिर? नहीं, जब डेफिनेटली कोर्ट में जब आता है तो प्रूव तो नहीं कर पाएगी अगर नहीं है उसके पास कुछ भी प्रूफ तो। और इनफैक्ट ऐसा भी होता है बहुत सारे मामले में कि उसने किया होता है बट इसके पास कोई प्रूफ नहीं, तो वो प्रूव नहीं कर पाती, वो भी है। मतलब पूरा जो केस है एविडेंस पे ही चलता है। पर मैंने बोला जैसे आपको कि भाई किसी पे भी आरोप लग गया, केस अगर उसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो गया, तो उसको कोर्ट में जाना, तारीखों में जाना, ये करना और वो सब फेस करना, वही एक सजा है हमारे यहाँ पे। मतलब मेन वही दिक्कत है। इसके ऊपर भी कोर्ट ऐसा नहीं है कि कुछ हो रहा है, कि कोर्ट ने ऐसे डायरेक्शंस कोर्ट देते हैं कि भाई इसको स्पीडी डिस्पोजल हो, उसके लिए भी अलग अलग ये कर रहे हैं। तो अभी कोर्ट या कानून हमारी जेंडर इक्वल लॉज के ऊपर क्या काम कर रही है? देखो, लॉज बनाना कोर्ट का काम नहीं है। मतलब जो लॉज जो बनते हैं, जो हमारे मतलब अगर सेंट्रल लेवल के जो लॉज है वो हमारे यहाँ पे, आपको लगता है कि ऐसे लॉज होने चाहिए जिसमें जेंडर इक्वालिटी दर्शे, ना कि सिर्फ एक महिलाओं के लिए लॉज हो, बल्कि अगर वो लॉज महिलाओं के लिए है तो फिर पुरुषों के लिए भी हो? वही तो मैं बोल रही हूँ आपको कि लॉज जो बनाने हैं, तो लॉज बनाने के लिए उसके तरीके हैं। उसके लिए जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको इस पे ऊपर काम करना चाहिए। लेजिस्लेशन जो है, वो लेजिस्लेशन बनाने का जो काम है कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स है वो लोग बनाए, लोकसभा में उसको पारित हो, फिर राज्यसभा से ही हो, फिर वो लॉ बन जाएगा। सेंट्रल लेवल का करना है तो वहीं से उनके ही कोर्ट में फिर बोल जाती है कि लॉ में अगर बदलाव लाने हैं तो वहां से लाने पड़ेंगे। और हमने जब से अतुल सुभाष का मामला देखा तब से एक टर्म है प्रीनप एग्रीमेंट, ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चे का विषय बन चुका है। तो क्या है ये टर्म, मतलब प्रीनप एग्रीमेंट है क्या? इस पे प्रीनप एग्रीमेंट जो है, या आप प्री मैरिटल एग्रीमेंट्स भी उसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, तो जो शादी के पहले, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में ये पॉपुलर है, वहां पे वो लीगल भी है बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे यूएसए, बेल्जियम है, नीदरलैंड्स है, वो सब कंट्रीज में ये लीगल भी है। तो ये जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट शादी से पहले ही वो लोग एग्जीक्यूट करते हैं,
और वो एग्रीमेंट में वो लोग टर्म्स एंड कंडीशंस तय करते हैं कि अगर डिवोर्स हुआ, अगर उनका नहीं बन पाया, शादी अगर नहीं हो पाई और डिवोर्स अगर हो चुका, तो डिवोर्स होने के बाद कैसे एलिमनी कितना देंगे, या तो दोनों की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का क्या करना है, प्रॉपर्टी का कितना % उसको मिलेगा। और इवन कुछ कंट्रीज में, तो कनाडा जैसी कुछ कंट्रीज में ऐसे भी लॉज हैं कि कुछ प्रॉपर्टी वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी इनके शादी के इसमें ये होगी, ऐसा भी है। तो वो जो प्रीनप एग्रीमेंट्स है वो ये है कि वो शादी से पहले ही दोनों भी कपल है वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर उनकी शादी नहीं, मतलब अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ और वो ये रिलेशन नहीं टिका, डिवोर्स तक बात जाती है, तो मेंटेनेंस कितना देना है, प्रॉपर्टीज का क्या करना है, किसको कितना मिलेगा, उसमें राइट्स, मतलब वाइफ के भी राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं और हस्बैंड के भी राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। वो लोग वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं और फिर अगर डिवोर्स के केस में वो एग्रीमेंट लीगलाइज होने की वजह से वो एग्रीमेंट जो है वो हिसाब से वो सारी बातें डिसाइड हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है इसे भारत में लागू करना चाहिए, इस एग्रीमेंट को? मतलब वो तो हर किसी का पर्सनल चॉइस है, बट फिलहाल हमारे यहाँ पे वो लीगल नहीं है, बिकॉज हमारा जो हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ में जो मैरिज जो है वो एक पवित्र बंधन है, ठीक है। तो इसमें हम एग्रीमेंट नहीं है, तो इसीलिए वो भी है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ये जो ऐसे टाइप का अगर कॉन्ट्रैक्ट किया अभी तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो लीगल इंडिया में अभी तो है नहीं, बट वो तो दोनों का पर्सनल चॉइस है। सपोज इसको लीगलाइज भी किया तो भी करना है नहीं करना है दोनों का इंडिविजुअल चॉइस है। हाँ, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि अगर हम शादी कर रहे हैं तो हम डिवोर्स के बारे में क्यों ही सोचेंगे, और ये कई लोगों की भावनाओं को ठेस भी पहुंचा सकती है। हाँ, तो वो इंडिविजुअल चॉइस है। अगर लीगलाइज हुआ भी, इनकेस हम मान लेते हैं कि भाई अगर सपोज हुआ भी लीगलाइज हमारे यहाँ पे, इसको लीगल भी कर दिया गवर्नमेंट ने, तो भी वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना है नहीं करना है वो दोनों कपल का, मतलब उनका चॉइस है। और इसमें शादी तो हमारे यहाँ होती है, तो शादी में तो फैमिलीज का भी चॉइस है। तो बट इसके कुछ फायदे भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके नुकसान है, उसके फायदे भी है। तो अगर ये लॉ को लीगल कर दिया जाए भारत में तो क्या क्या फायदे हमें देखने को मिल सकते हैं? तो ये जो शादी के बाद, मतलब ये अगर डिवोर्स होता है तो ये एलिमनी से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो लोगों ने दोनों ने ही पहले से ही डिसाइड किया है, तो वो सिंपल हो जाएगा। उनका जो इतना लंबा लीगल बैटल है उससे वो बच पाएंगे और कोर्ट का भी बर्डन कम हो सकता है। हाँ, क्योंकि अक्सर जब भी डिवोर्स की बात आती है तो दोनों कपल्स को, ऐसा नहीं कि किसी एक को स्ट्रगल करना पड़ता है, दोनों ही कपल्स को कोर्ट कचहरी के जो चक्कर काटने पड़ते हैं, तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है जो आप कह रहे हैं, प्रीनप एग्रीमेंट। तो जैसा कि आपने अश्विनी जी से सुना कि अगर हम प्रीनप एग्रीमेंट को भारत में लागू करते हैं तो वो जो शादी में जो ट्रांसपेरेंसी होती है उसको ये जो एग्रीमेंट है वो बढ़ावा दे सकती है। और हमें जो अतुल सुभाष जैसे जो हमें केस देखने को मिलते हैं जिसमें फर्जी केसेस में जो महिलाएं होती हैं वो अक्सर पुरुषों को फंसा देती हैं, तो हमें ऐसे केसेस देखने को नहीं मिलेंगे और अतुल सुभाष जैसे निर्दोष व्यक्ति को अपनी जान नहीं देनी पड़ेगी। तो सरकार को इस पहल पर जल्द से जल्द कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि आगे चलकर भविष्य में हमें ऐसे केसेस देखने को ना मिले। और ये ना केवल सिर्फ पुरुषों के हित के लिए काम करेगा ये एग्रीमेंट, बल्कि दोनों जेंडर के हितों में ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, जिस पे हमें काम करने की बेहद आवश्यकता है। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ पाने के लिए देखते रहिए आप वीएनएम टीवी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।